नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज शंभूशरण दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का द डिप्लोमेटिक मिरर के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साउथ चाइना सी इशू के बारे में और हम ये एंगल जानने की कोशिश करेंगे कि गलवान इंसिडेंट के पहले इंडियन स्टैंड क्या होता था साउथ चाइना सी पे, और ख़ास करके गलवान इंसिडेंट के बाद इंडियन स्टैंड क्या हो सकता है और किस तरीके से बदल सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमारे लिए, इन सब का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके जीएस सेकेंड पेपर के इंटरनेशनल सेक्शन के लिए, जिसमें हम इंडो साइनो इंडिया रिलेशन के अंतर्गत भी इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आसियान कंट्री के अंतर्गत होने वाले डेवलपमेंट के सेंस में इसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। हाल ही में द हिंदू में एक आर्टिकल निकला जिसमें यह क्लेम किया गया कि चाइना ने मिसाइल्स फायर किए साउथ चाइना सी में, और चाइनीज़ जो मीडिया है इन्होंने ये कहा कि हमें ये मिसाइल्स फायर करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स है इन्होंने इस एरिया के ऊपर से स्पाई प्लेन्स जो है ये उड़ाए। तो इसका मतलब कि इन्होंने स्पाई प्लेन्स उड़ाए इसलिए इन्होंने मिसाइल फायर किए। अब चूँकि अब तक का जो भी डेवलपमेंट होता था वो वर्बल ज़्यादा डेवलपमेंट होता था साउथ चाइना सी को लेकर के, लेकिन पहली बार इस तरीके के स्पाई प्लेन्स और मिसाइल्स की बात हुई है। एग्जैक्टली पहली बार नहीं, लेकिन हाँ ये है कि फेस टू फेस इस पेंडेमिक के बाद पहली बार ये यूएस और चाइना के लिए हुआ है। इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बन जाती है और हमें इस एंगल से पढ़ना होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इस रीजन की, और अमेरिका चाइना का रोल क्या है इसमें, और इंडिया की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो मेन मसला यहाँ पे ये है कि ये साउथ चाइना सी है, ये पूरा का पूरा जो है, ये जो मैं एरिया दिखा रहा हूँ आपको, ये साउथ चाइना सी है। अब विवाद जो है ये लाल जो रेखा है इस एरिया को लेकर के है, क्योंकि जो लाल एरिया के इतने जो छूटे हुए हैं जो अंदर की तरफ ये जा रहा है, इन एरियाज़ के लिए कोई विवाद नहीं है, क्योंकि ये तो जिस भी देश के सीमा से लगे हैं कोस्टल एरिया से वो उनका है। लेकिन ये जो लाल बना हुआ है इसे चाइना 9 डैश लाइन कहता है, और इस पूरे एरिया को वो कहता है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो हिस्टोरिकली हमें बिलोंग करता है। इसलिए जो भी देश इस पे अपना अधिकार जनाते हैं या फिर ये कहते हैं कि ये हमारा मेडिटेरियन बॉर्डर है, यहाँ पर इन चाइना उनके इस दावे को खारिज करता और कहता है कि हिस्टोरिकली चाइना का है। तो ये 9 डैश लाइन के अंतर्गत जितना भी एरिया है वो सारे मेरा है। अब विवाद इसको को लेकर है। इसमें फिर हम देखते हैं कि इस पूरे जो आसियान कंट्री जो इनके बॉर्डर ये जो बॉर्डर कंट्रीज है, जैसे ताइवान है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, वियतनाम है, इन कंट्री जो ये आसियान के कंट्री हैं इनके लिए अमेरिका का क्या फैक्टर है, चाइना का क्या फैक्टर है, कोविड-19 के बाद आसियान के पास क्या ऑप्शन है, और इंडिया गलवान के बाद स्पेशली इंडिया का वे फॉरवर्ड कैसे होना चाहिए, और चाइना का एक ऑप्शन इंडिया कैसे बन सकता है या कैसे विश्वास दिला सकता है आसियान कंट्री को कि हम चाइना की जगह आपका साथ दे सकते हैं या फिर इस पूरे रीजन में हम उस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों पे बात होगी। अगर जियोग्राफिकल स्टेटस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि सराउंडेड है चाइना, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान, यानी कि आसियान कंट्रीज से ये सराउंडेड है। और ये स्टेट ऑफ मलक्का, माफ़ कीजिएगा ये कैन नॉट नहीं है, दिस इज कनेक्ट। स्टेट ऑफ मलक्का कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी को इंडियन सी से, और फार्मोसा जो स्टेट है वो कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी में जो इधर जापान सी की तरफ है। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को फार्मोसा स्टेट। जो ट्रेड फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो लगभग $3 ट्रिलियन का ये ट्रेड है, और जबकि $3 ट्रिलियन अगर वर्ल्ड ट्रेड की हम बात करते हैं तो ये काफ़ी एक बड़ा हिस्सा है पूरे वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो एक बिग अमाउंट है $3 ट्रिलियन। $3 ट्रिलियन तो इंडियन जीडीपी ही है, तो इस वजह से $3 ट्रिलियन एक बड़ा अमाउंट है। इंडियन कंटेस्ट में बात करें तो इंडिया $200 बिलियन का ट्रेड इस रूट से होता है, और $200 बिलियन जो है 7 से 8% ये है जीडीपी ऑफ इंडिया का। तो अगर किसी देश के जीडीपी का 7 से 8% एक रूट से अगर ट्रेड होता है तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्रेड फैक्टर भी है, और ऊपर से ये जो आसियान कंट्री है इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आसियान कंट्री का वो साउथ चाइना सी से ही जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल नेचुरल गैसेस हैं, फिशरीज प्रोडक्शन है, और सी प्रोडक्ट हैं, अदर मिनरल्स हैं, या फिर जो पेट्रोलियम रिज़र्व हैं, क्योंकि जो पेट्रोलियम रिज़र्व हैं और ये जो मिनरल्स हैं इसी की तो लड़ाई है। तो ये पूरे एरिया में के जो बॉर्डर एरिया है आसियान कंट्रीज़, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बेस्ड है साउथ चाइना सी पे। तो इस वजह से जो चाइना अपना पक्ष देता है और इनके पक्ष को नेगलेक्ट करता है, कहता है कि आपका जो हक है वो गैर वाजिब है, क्योंकि हिस्टोरिकली ये पूरा का पूरा 9 डैश लाइन एरिया ये पूरा साउथ चाइना से हमें बिलोंग करता है। ये मुश्किलात पैदा कर देते हैं आसियान कंट्री के लिए, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इस पूरे साउथ चाइना सी के। अब यहाँ पे दो अहम फैक्टर हैं। देखिए, साउथ चाइना सी की जब हम बात करते हैं या आसियान कंट्री की बात करते हैं, दो अहम फैक्टर हो जाते हैं। एक फैक्टर होता है डिफेंस का फैक्टर, एक फैक्टर हो जाता है इकोनॉमिक्स का फैक्टर, इकोनॉमी का फैक्टर। जब हम डिफेंस के फैक्टर की बात करते हैं तो आसियान कंट्री या इस रीजन में यूएस से ज़्यादा सहयोग किसी ने भी नहीं किया है। कोई भी देशों का समूह, जैसे आसियान समूह है, साउथ एशिया एक समूह है, वेस्ट एशिया समूह है, सेंट्रल एशिया समूह है, तो वैसे कोई भी ऐसा समूह देशों का उतना बेनिफिट नहीं लिया है जितना यूएस के प्रेजेंस से इस रीजन में आसियान ने लिया है। यूएस इस रीजन में प्रेजेंट रहा और इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ आसियान को, और आसियान ने जितना बेनिफिट लिया है स्ट्रेटेजिकली डिफेंस सेक्टर में उतना किसी ग्रुप ने नहीं लिया है, चाहे वो इस रीजन में हो चाहे किसी भी रीजन में हो। तो जब डिफेंस की बातें आती हैं तो यूएस जो है, यूएस के आसियान और यूएस के डिफेंस के रिश्ते होते हैं। जब इकोनॉमी की बात आती है तो निश्चित रूप से सारे वर्ल्ड में ही इस समय है चाइना। तो चाइना से ये इकोनॉमी की हेल्प लेते हैं, यूएस से ये डिफेंस की हेल्प लेते हैं। तो इस प्रकार से दोनों देश से जो भी हो सकता है ये कंट्रीज़ जो हैं वो मदद लेते हैं। लेकिन जब जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में, आप किसी भी जगह देख लें, चाहे वो स्पेशली अगर आज की बात करें तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ देख लें, ओके, अफ्रीकन कंट्रीज़ देख लें, ठीक, ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़। और ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे नाटो के कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा कि ग्रीस के पोर्ट के निर्माण की बात कर रहा है, ग्रीस जो है नाटो का मेंबर है। तो इस प्रकार से अब तक तो गरीब देशों का या मदद दे रहा था चाइना, लेकिन पहली बार ये हो कि नाटो की कंट्री में वो लिस्ट कर गया। और नाटो कंट्री का जो यूरोप का सबसे बड़ा, कह रहा है कि यूरोप का सबसे बड़ा मैं पोर्ट बनाऊंगा, ठीक है, यूरोप का सबसे बिगेस्ट पोर्ट, डेवलप्ड पोर्ट जो ग्रीस में है। तो इस प्रकार से अगर ईस्ट यूरोप में भी एंट्री करे तो लगभग हर जगह ये इकोनॉमिक जो है हेल्प कर रहा है चाइना। तो इस वजह से आसियान भी इस चीज़ से काफ़ी चिंतित है, आसियान में भी है। और यहाँ हाल फिलहाल में यूरोपियन यूनियन को क्रॉस किया है आसियान ने। और ये जो फर्स्ट क्वार्टर है 2020 का, पेंडेमिक के दौरान ही चाइना इस रीजन में लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन गया है। और यूरोपियन यूनियन को आसियान ने पीछे छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि डिफेंस का सेक्टर संभाले हुए है यूएस, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने इकोनॉमी का सेक्टर संभाले हुए। लेकिन हाल फिलहाल में जो स्थिति हुई है और ये जो भी कंट्रीज़ हैं, हाल फिलहाल की स्थिति को अगर देखा जाए तो आसियान कंट्री अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। हालांकि कोविड-19 के बाद ज़्यादा ऑप्शन है नहीं आसिया के बाद, क्योंकि चाइना की और ज़रूरत पड़ने वाली है इनकी इकोनॉमी के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात जब हम करते हैं तो हम ये पाएंगे कि आसियान की ज़रूरत है और इंगेजमेंट इसकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है इंडिया से फ्यूचर में। तो अगर स्ट्रेटेजिकली चूँकि इकोनॉमिकली अगर हेल्प कर रहा है चाइना, तो निश्चित रूप से उसके बदले में कुछ लेगा भी। जैसे ये इकोनॉमी की हेल्प कर रहा है तो उसके बदले में स्ट्रेटेजिक लोकेशन की मांग करेगा या और भी चीज़ों की मांग करेगा। तो यहाँ इस समय चाइना से थोड़ा हटके एक ऑप्शन की ज़रूरत है आसियान को, और उस ऑप्शन के रूप में इंडिया ही सबसे बेटर ऑप्शन इन्हें दिख रहा है। जो अमेरिका के हालात हैं, जिस तरीके से अमेरिका हर जगह से हट रहा है, उस तरह से साउथ चाइना सी में भी वो उतना देर तक तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर इंडिया के लिए एक
काफ़ी बढ़िया मौका है, खास करके इस गलवान इंसिडेंट के बाद। लेकिन फ्यूचर में क्या इंडिया इनको मना कर पाता है या इनको एग्री करा पाता है, क्या टर्म एंड कंडीशन होगी, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के भी कई खुद के कारण हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी जो इंडियन डायस्पोरा के उस पूरे के पूरे एरिया में, आसियान कंट्रीज़ में रहते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए फ्री नेविगेशन जरूरी है साउथ चाइना सी में इंडिया के लिए। तो इसलिए इंडिया को अपनी साउथ चाइना सी में निश्चित रूप से अपनी मौजूदगी बढ़ानी होगी। और यही सबसे ज़्यादा टाइम है, सबसे बढ़िया टाइम है आफ्टर गलवान और इस पोस्ट पेंडेमिक में, जहां विश्व का एक बड़ा ग्रुप, ठीक है, एक बड़ा सेक्शन जो है, ठीक है, ऑफ वर्ल्ड लीडर, ये अगेंस्ट हैं इस समय चाइना के, ठीक है। तो ये सारे जो चाइना के अगेंस्ट हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया मौका है भारत के लिए इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए और चाइना पे दबाव बनने का। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर इन सब स्थिति में इंडिया अपने शिप्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वारशिप्स ही हो, एक नॉर्मल नेवी शिप्स भी हो सकती हैं। अगर नॉर्मल नेवी शिप्स भी इस एरिया में ये एक राउंड के लिए, गश्त के लिए दे, तो इससे चाइना पे निश्चित रूप से दबाव बनेगा। क्योंकि चाइना का ये कहना है शुरू से, कि चाइना का ये कहना है कि अगर साउथ चाइना सी में आप अपनी मौजूदगी दिखाओगे इंडिया को, तो हम जो और भी मुद्दे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर का मुद्दा, या फिर जो हमारे और आपके बीच जो है डिस्प्यूटेड बॉर्डर का मामला है, उस पर हम ज़्यादा जो है फिर बात करनी शुरू कर देंगे। तो इससे भारत हमेशा दबाव में पड़ जाता था। लेकिन अगर अब की स्थिति देखें, खास करके गलवान के बाद, तो चाइना आप कुछ करो या ना करो, चाइना कश्मीर के इशू पे भी बोलेगा, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट के भी इशू पे बोलेगा। चाइना को जो कहना है वो करता ही रहेगा। तो अब वो स्थिति बदल गई और चाइना को भी उसी के भाषा में जवाब देना चाहिए। तो इससे निश्चित रूप से गलवान के बाद, जैसे हमने पिछले वीडियोस में डिस्कशन किए थे ताइवान या हांगकांग के इशू को लेकर के, उसी तरीके से भारत को साउथ चाइना सी के मसले पे भी अपने स्टैंड को बदलना होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारा सहयोग देते रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे द डिप्लोमेटिक मिरर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे आने वाली वीडियोस का। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।